तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बेटा देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा ना, जैसा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का था, वैसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का है। तो इसमें भी जैसे दो मेन कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले उनको डिस्कस करेंगे। फिर बहुत सारे और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो सीरीज में करते हैं हम, रेजिस्टेंस घटाना हो तो पैरेलल में करते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का मीनिंग क्या है भाई? देखो, तो जैसे पैरेलल में, सॉरी सीरीज में हमने कैपेसिटर लगाए थे, वैसे ही सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये जैसे मान लो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां से पोटेंशियल हमने लगा दिया V। ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना दिया, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। 10th में भी पढ़ा होता है, ये वही है। थ्योरी में तो कोई नई चीज नहीं है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा बस। तो सीरीज में हर एक के अक्रॉस करंट सेम होता है, सबके अंदर सेम करंट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इसका देखूं तो IR1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR2 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR3 होगा। तो इसमें एक ही पाथ अवेलेबल है करंट को फॉलो करने के लिए, केवल एक पाथ अवेलेबल है, तो सारे रेजिस्टेंस उसी पाथ में आ जाएंगे आपके। तो यहां से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 की वैल्यू भरूंगा तो I कॉमन आएगा, तो I कॉमन, तो फिर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया। अब इन तीनों की जगह इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूं मैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूं तो सेम करंट आना चाहिए जब पोटेंशियल सेम है। तो यहां से V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, RS रेजिस्टेंस सीरीज के लिए RS बोल दिया, तो जो करंट इन तीनों के सर्किट में था वही इसमें भी आएगा। तो यहां से मैं लिख सकता था इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा, V इज इक्वल टू RS, तो V इज इक्वल टू IRS। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। डेरिवेशन तो बिल्कुल आसान है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। तो सीरीज में मेन प्रॉपर्टी है करंट सबके अंदर सेम होगा और टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, सबके सम के बराबर होगा। अगर सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल होते, मान लो ये सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हो, R1 R2 सब, और N रेजिस्टेंस हो, N रेजिस्टेंस, तो RS NR के बराबर हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस NR, अगर N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए जाए तो। अच्छा, एक बात कंसेप्चुअल इसमें, ये तो सब कुछ 10th में अपने यूं का यूं पड़ा हुआ है, कोई भी नई बात नहीं अभी तक। एक छोटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए, तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से इंक्रीज कर गया रेजिस्टेंस, आपसे ये पूछ सकता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों कर गया, व्हाई द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा आप उसका जवाब दे सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इसलिए इंक्रीज कर गया क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सर्किट की इफेक्टिव लेंथ है, लेंथ ऑफ द सर्किट जो है वो इंक्रीज कर गई। सारे एक के बाद एक लगा के तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई, और लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, R प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो सीरीज में ये पूछ सकता है ज्यादा ज्यादा व्हाई रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन सीरीज, तो आप कहते हैं सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाओगे तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज, और इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करगी तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज करेगा क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट को सारे रेजिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ ज्यादा फॉलो करनी पड़े, सारे रेजिस्टेंस में से क्रॉस करना जाना पड़ रहा है।
तो ये होगा। चलो इसमें नेट रेजिस्टेंस कितना है, कॉम्बिनेशन की अंदर मेन बात है कि करंट विल बी सेम। अच्छा, करंट सेम बोलना, इक्वल नहीं बोलना। आप ये नहीं कह, कोई पूछे ना व्हाट इज द कंडीशन फॉर करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपने ये नहीं कहना कि व्हेन करंट इज इक्वल, आपने कहना व्हेन करंट इज सेम। व्हेन करंट इज सेम, इक्वल और सेम वर्ड में फर्क है। अगर आपने कहते ना इन मतलब जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो उनमें इक्वल करंट होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत मानी जाएगी। आपने बोला व्हेन रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो उनमें सेम करंट होगा, क्योंकि जो करंट सेम होगा वो इक्वल तो होगा ही, जो करंट सेम होगा वो इक्वल तो होगा ही, लेकिन जो करंट इक्वल होगा वो सेम हो कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपने कोई पूछे ना कंडीशन क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो आपने ये कहना कि जब रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करे, सेम का मतलब जो R1 में करंट एज इट इज वही R2 में, वही R3 में जाए, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस सीरीज में है। ये दो रेजिस्टेंस है मान लो, हमने दो हो चाहे तीन हो, मैंने दो का एग्जांपल लिया अगले चीज को समझाने के लिए, क्वेश्चंस के लिए। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी बोल देता हूं, ये पॉइंट सी बोल देता हूं। तो यहां से करंट आया, दोनों में सेम करंट चला गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया V2। V2 हो जाएगा IR2 और V1 हो जाएगा IR1। तो कई बार ना केवल ये V1 V2 निकालने होते हैं हमें, V1 V2, तो उसके हिसाब से देखो, तो पहले तो I लिखो, I वो होगा टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस R2। अगर वो वैल्यू यहां भरूं तो V1 VR1 ओवर R1 प्लस R2 एंड V2 इज इक्वल टू VR2 ओवर R1 प्लस R2। तो दोनों में कई बार ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं भाई, ये फार्मूले दो बन गए, ये फार्मूले हम यूज कर सकते हैं। मतलब V1 निकालना हो तो ऊपर R1 मल्टीप्लाई करो, V2 निकालना तो ऊपर R2 मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने कैपेसिटर में भी ऐसे कुछ बताए थे आप लोगों को, बट उसमें इनवर्स रेशियो में थे, यहां डायरेक्ट रेशियो में है। अगर यहां देखोगे तो V1 और V2 की रेशियो R1 और R2 की रेशियो के बराबर है सीरीज में। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में, पोटेंशियल्स की बात हो रही है इस टाइम पर, तो ये फार्मूले कई जगह हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो और V1 का मतलब क्या है, V1 का मतलब है A और B का डिफरेंस, V1 का मतलब है A और B का डिफरेंस, V2 का मतलब है B और C का डिफरेंस। ये V1 है A पॉइंट और B पॉइंट का डिफरेंस, V2 है B और C का डिफरेंस। इसमें जैसे A हायर पोटेंशियल पर है, B लोअर पोटेंशियल पर है, इन दोनों में A हायर पर है, B लोअर पर है, इन दोनों में B हायर पर है, A C लोअर पर है। करंट आपको पता ना हायर टू लोअर जाता है, हायर टू लोअर, तो A का सबसे ज्यादा है, B का उससे कम है, C का उससे कम है। तो इसमें जैसे डायग्राम में अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात करूं तो पोटेंशियल्स में ये रिलेशन है, इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात करोगे तो ये पोटेंशियल का रिलेशन आप बता सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, देखो भाई, मान लीजिए हमने यहां से 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, ये मान लो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10 का एक 30 का है। मान लो ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज सी। इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया बी पॉइंट को। ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए एंड सी, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए एंड सी। ऐसे क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में करवाए थे, उसी तरह का क्वेश्चन है, बस बी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ए और सी का पोटेंशियल पूछा, तो बेटा बी का पोटेंशियल तो जीरो हो गया, बी का पोटेंशियल जीरो हो गया, तो मैं यहां का डिफरेंस निकाल लूंगा, यहां का डिफरेंस जिसको मैंने वी ए माइनस वीबी बोल देना है, और यहां का डिफरेंस निकाल दूंगा मैं वीबी माइनस वीसी। तो मुझे चाहिए ए का पोटेंशियल, तो पहले लिख लो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू लिख लो, वी ए माइनस वीबी की वैल्यू, जो अभी मैंने V1 V2 लिखे थे। जब यहां का डिफरेंस निकालूंगा तो ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 100, 100 इंटू 10 ओवर 10 प्लस 30, तो भाई 100 बाय 4, 100 बाय 4 हो गया तो 25 हो गया, 100 बाई 4 ही बना ना, 10 एक जीरो कट जाएगी, 100 बटे 4 तो 25 ओम होगा।
तो 25 वोल्ट होगा डिफरेंस। लेकिन वीबी तो जीरो है ना इसमें, वीबी तो जीरो है, तो वी ए 25 वोल्ट आया क्या? 25 वोल्ट आया, 25 वोल्ट, तो वी ए आ गया 25 वोल्ट भाई। देखो उसके बाद ये वीबी माइनस वीसी निकाल दो। वीबी माइनस वीसी हो गया भाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 30, 10 प्लस 30 75। लेकिन इसमें वीबी जीरो है ना, वीबी जीरो है, तो वीसी कितना बना भाई? वीसी बना -75 वोल्ट। ये प्लस माइनस का जरूर ध्यान देना है, प्लस माइनस का। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखो तो कैपेसिटर में तो यही करे थे अपन है, कैपेसिटर में कोई अलग थोड़ा नहीं करे थे, सेम कैपेसिटर में करे थे। एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं। अब दो की बजाय तीन रेजिस्टेंस लेके देख लेते हैं बस हम, और क्या है, तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं भाई। मान लो यहां का पोटेंशियल है जी 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम, और ये पॉइंट अर्थ से कनेक्टेड है। ये ए बी सी डी। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए बी डी। ए बी डी बताओ, ए बी डी। इसका आंसर दो तुम लोग, इसका आंसर दो। ए का, बी का और डी का पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल ऑफ ए बी एंड डी। मुझे आंसर चाहिए वी ए, वी बी और वी डी, ये आंसर दो। बिल्कुल सही, वीसी तो जीरो है, वीसी तो जीरो ही है। अरे वीसी तो जीरो है, हाँ? इसका होगा -30, इसका -30, इसका 0, इसका +20, इसका +30, ये आंसर होंगे। हाँ 10 किसका आ गया? ये आंसर होना चाहिए, देखो ये आंसर होना चाहिए जो मैंने लिख रखे हैं। हाँ तुम बिछड़ जो यार, पहले इनका डिफरेंस निकाल लो, वीसी माइनस वीडी निकाल लो, तो 60 × 30 और 10 + 20 + 30, तो वीसी 0, 0 माइनस वीडी 30 आया, तो वीडी आया -30, इसका तो होगा -30। फिर इसका डिफरेंस ले लो, इसका और इसका, वीबी और वीसी का, वीबी माइनस वीसी 60 × 20, 10 + 20 + 30, तो 20, तो वीबी होगा +20, ये आंसर आ गया। फिर इनका ए और बी का डिफरेंस ले लो, ए और बी का डिफरेंस, वी ए माइनस वीबी 60 × 10 और 10 + 20 + 30, ये आ रहा है 20, इधर बचा 10, तो वी ए प्लस का 30, ये आंसर आ गया 3। इसमें था क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया। तो बेटा पैरेलल में कनेक्ट करने का तरीका क्या है? देखो जैसे मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, अगर मैं इन तीनों का एक सिरा एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दूं और दूसरा सिरा दूसरे कॉमन पॉइंट पे जोड़ दूं, यूं यूं जोड़ दूं, जैसे तीनों का एक सिरा में ले आऊं ए पर और एक सिरा में ले आऊं बी पर, जैसे ये R1 है, R2 है, R3 है, तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर इस तरीके से कनेक्शन हो तो, और यहां इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, फिर यहां से पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो मान लो हमने यहां से V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो जैसे बैटरी के थ्रू टोटल करंट आया I, तो अब की बार क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा तीनों में सेम, बट करंट अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू सबका अपना अलग अलग होगा। जैसे इसमें मैंने करंट को I1 मान लिया, इसमें I2, इसको मैं I3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा क्योंकि तीनों ही ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं।
तो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो जो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है वही R1 में भी है, R2 में भी है, R3 में भी है। ए और बी का डिफरेंस R1 में भी है, R2 में भी, R3 में भी है, और ए और बी का डिफरेंस V के बराबर है। तो यहां का डिफरेंस होगा V, यहां का डिफरेंस V, यहां का डिफरेंस भी V होगा, और यहां का डिफरेंस भी V होगा। तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अच्छा एक और मैं एग्जांपल में 3 ले रहा हूं भाई, रेजिस्टेंस पैरेलल में 3 लेने को जरूरी नहीं है, 3 से 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, डिपेंड करेगा। आम रूटीन में डेरिवेशन करते हो उन्होंने 3 ले लिए हैं बस, तो 3 से कम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कितने भी ले लो। तो अब देखो इसमें जैसे टोटल करंट आया यहां से I, तो I1 जो होगा वो मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर लिख सकते हो। इसमें जो I1 होगा वो V बाय R1 होगा, I2 जो होगा वो V बाय R2 होगा, और I3 की वैल्यू V बाय R3 की वैल्यू के बराबर होगी। ये तीनों वैल्यू उसमें पुट करूंगा, उसमें V कॉमन आ जाएगा, तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी में देखो आप, तो ये I की इक्वेशन बन गई। इसी में अगर मैं इन तीनों की जगह इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जितना इन तीनों में टोटल करंट आया उतना ही टोटल करंट इस इक्विवेलेंट में भी आएगा। तो यहां से एक I की वैल्यू लिख सकते थे, I इज इक्वल टू V बाय RP, V बाय RP। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट और सेकंड से, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये रिलेशन इनका बन जाता है भाई पैरेलल का। फिर कई बात फिर 10वीं में भी हमने पढ़ा था भाई, यूं का यूं है, तो इस डेरिवेशन तक तो कोई अलग अलग बात नहीं, 12th और 11th सॉरी 10th में। हाँ ये बात जरूर याद रखनी कि जो आरपी आएगा ना, आरपी जो आएगा वो पैरेलल में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड होगा उससे भी कम आएगा। पैरेलल में जो सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है ना, नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी घट जाता है, नेट रेजिस्टेंस घट जाता है पैरेलल में। मतलब जब भी रेजिस्टेंस घटाने हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें बनाना चाहिए। और रेजिस्टेंस पैरेलल में घट क्यों जाता है? पैरेलल में रेजिस्टेंस इसलिए घट जाता है क्योंकि पैरेलल में करंट कई सारी वायर को यूज करेगा। जैसे यहां से करंट आया तो ये कई सारी वायर में बट गया, तो टोटल एरिया जो यूज करा ना करंट ने वो ज्यादा यूज करा, और टोटल एरिया ज्यादा यूज करने के कारण करंट रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, क्योंकि पैरेलल में इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है। करंट ज्यादा एरिया को यूज करता है, कई सारी वायर में से फ्लो कर रहा है, तो इफेक्टिव एरिया यूज बाय द करंट इंक्रीज कर गया, और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो इसलिए रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही भाई अक्षित। अच्छा इसमें भी अगर मान लो एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दी जाए, मतलब ये R1 R2 सब बराबर हो, R1 R2 सब बराबर हो, तो आरपी की वैल्यू R बाई एन हो जाएगी, आरपी की वैल्यू R बाई एन हो जाएगी अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए, सॉरी पैरेलल में लगा दी जाए। बिल्कुल एक क्वेश्चन इसमें यूं आएगा भाई, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, जैसे मान लो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रखे हो आपने, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रखे हो, यहां से मान लो आई करंट आए, इस वायर में I1 चला जाए, इसमें I2 चला जाए, इसमें आ गया R1, इसमें आ गया, ये हो गया R2, R1 R2। तो ये पूछ सकता कई बार ना, एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये टोटल करंट दिया होगा तो किस वायर में कितना करंट जाएगा ये पूछ लेगा, R1 में कितना जाएगा, R2 में कितना जाएगा। देखो एक तो ये याद करो, जो I1 और I2 है ना, इनकी रेशो जो होगी वो रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशो में होगी। I1 I2 की रेशो इनवर्स रेशो में होगी, मतलब जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा ना, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, तो इनवर्स रेशो में होगा ये I1 I2। दूसरा एक मैं ये कह सकता हूं कि I1 प्लस I2 टोटल करंट I के बराबर है, I1 प्लस I2 I के बराबर लिख सकते हो। अब इनका यूज करके आप I1 I2 अलग अलग बता सकते हो, I1 I2 की अलग अलग वैल्यू। जैसे यहां से मैं I2 निकाल लेता हूं, I2, तो I2 क्या हुआ, I1 R1 ओवर R2, या I2 की वैल्यू इसमें भर देता हूं मैं एक बार, तो I1 प्लस I1 R1 ओवर R2 इज इक्वल टू I। तो I1 में यहां से कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस
R1 ओवर R2 इज इक्वल टू I। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करो तो R2 प्लस R1 ओवर R2 इज इक्वल टू I। तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी I R2 ओवर R1 प्लस R2। ये I1 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, अगर मुझे I1 निकालना है तो ऊपर R2 मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट ध्यान देना बस। I1 निकालना है, पैरेलल में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, अलग अलग ब्रांचेज में करंट डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो I1 निकालना तो ऊपर R2 मल्टीप्लाई करना है। सेम अगर मुझे सिमिलरली करके I2 निकालना होगा ना, I2 तो ऊपर R1 मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक आध जगह ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे जब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ गया, पैरेलल में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ गया, भाई किस ब्रांच में कितना करंट गया, तो वो I1 I2 यहां से लिख सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखो, मान लीजिए यहां से 5 एम्पीयर करंट आया, यहां से 5 एम्पीयर करंट आया। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। मान लो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो ये 2 का ले लिया, ये 3 का ले लिया, I1 I2 निकालने, टोटल 5 एम्पीयर आया। तो I1 निकालना हो मुझे, I1 तो 5 इंटू 3 ओवर 2 प्लस 3, 3 एम्पियर। अगर मुझे I2 निकालना हो तो 5 इंटू 2 ओवर 2 प्लस 3, 2 एम्पियर। मैं कुछ वायर वाले क्वेश्चन करवाता हूं आपको, वायर वाले। देखो, जैसे एक वायर है, मान लो ये R रेजिस्टेंस की वायर है, R रेजिस्टेंस की वायर है। अब इसके सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, सीरीज पैरेलल के। जैसे इसने कहा भी एक R रेजिस्टेंस की वायर है, हमने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। और मान लीजिए ये A और B सर्कल के तो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर हैं, सर्कल के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर हैं। तो आपसे पूछेगा भाई व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये वायर थी R रेजिस्टेंस की, इसका एक सर्कल बना दिया, ए और बी एक डायमीटर के 2 अपोजिट कॉर्नर, 2 अपोजिट पॉइंट्स हैं। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बेटा देखो, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। अब एक चीज सोचो, ये ऊपर आधी वायर आ गई, नीचे भी आधी वायर आ गई, आधी वायर नीचे आ गई, आधी वायर ऊपर आ गई। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए ऐसा मान सकता हूं, जैसे आधी वायर ऊपर है तो R/2 रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ हो गया और R/2 रेजिस्टेंस नीचे की तरफ हो गया। इसको इस तरीके से मान सकते हो आप, R/2 ऊपर वाली वायर का, R/2 नीचे वाली वायर का। अब ये दोनों R/2 और R/2 पैरेलल में होंगे, दीज आर इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी R/2/2 तो R/4 हो गया, R/4 हो। बिल्कुल सही अंकित, अंकित रेडू, अंकित रेडू, R/4 बिल्कुल सही। तो ये R/2 पैरेलल में, इस तरीके से इस वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आधी वायर का रेजिस्टेंस R/2, आधी वायर का रेजिस्टेंस R/2 और पैरेलल में ले लो, आंसर आ जाएगा। अब जैसे इसी वायर के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं, वायर से रिलेटेड ही, ताकि थोड़ा सा अलग लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं सेम वही कैपेसिटर वाले करवा दूंगा तो फिर सोचोगे भाई चीज रिपीट हो रही है। इस वायर का एक और देख लो। अब मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस 36 ओम है, मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस 36 ओम है, 36 ओम की वायर है। अब ये कह रहा है कि मैंने इस वायर को ना एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया इस वायर को। इसका रेजिस्टेंस 36 ओम था, सर्कल बना दिया मैंने इसका। भाई इस सर्कल पर 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी 2 पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स को सेंटर पे मिलाया जाए, अगर इन पॉइंट को सेंटर पे मिलाया जाए तो ये एंगल 30 डिग्री बनता है, ये एंगल 30 डिग्री बनता है। ये हमसे पूछता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पूछ रहा है। तो इसमें भी वही तरीका है, आप क्या करो, इस पोर्शन को एक रेजिस्टेंस मान लो, इस पोर्शन को तो नीचे वाले पोर्शन को एक रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर करो, ऊपर वाले पोर्शन को दूसरे रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर करो। ध्यान से देखोगे तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस 3 ओम बना, ऊपर वाले का 33 ओम बना। इस पोर्शन का 3 ओम बनेगा, समझ पाए। इसका 3 ओम इसलिए बनेगा क्योंकि ये पोर्शन पूरी वायर का 12वां हिस्सा है, ये रेजिस्टेंस पूरी वायर का, ये वाला पोर्शन पूरी वायर का 12वां हिस्सा है ना, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है यो,
ये एंगल 30 डिग्री है, टोटल एंगल 360 बनेगा। तो टोटल एंगल 360 बनेगा, तो इसका ये 12वां हिस्सा होगा, तो इसका बना 3 ओम, इसका बना 3 ओम, ऊपर का बना 33। तो इसको सोल्व करने के लिए आप यूं कर सकते थे, इसको सोल्व करने के लिए आप ये बना सकते थे कि नीचे वाला तो 3 मान लो भाई, मान लो क्या है, मान कहां से ले अपनी तरफ से, इसको 33 बोल दो। समझ पा रहे हो ना? ये 3 कैसे हुआ, क्योंकि पूरी वायर का 12वां हिस्सा है, ये देख लो जानते, 36 360 को 30 से भाग कर लो, 12 बनेगा। तो 30 36 को डिवाइड करा 3 और 33, ये पैरेलल में। तो आर ए बी 33 इंटू 3 ओवर 3 प्लस 33, 33 इंटू 3 ओवर 36, तो 33/12 ओम, ये रेजिस्टेंस बन गया इसका। एक ये देखो भाई, इस वायर का रेजिस्टेंस है आर, इस वायर का रेजिस्टेंस आर है, और मैंने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। इस वायर का रेजिस्टेंस आर था, मैंने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैंने एक वायर और इसके डायामीटर के अलोंग कनेक्ट कर दी, आइडेंटिकल वायर, एक आइडेंटिकल वायर इसके डायामीटर के अलोंग, एक उसका तो रेजिस्टेंस आर था, उसका तो मैंने बना दिया सर्कल, उसका मैंने सर्कल बना दिया, एक आइडेंटिकल वायर और मैंने डायमीटर के अलोंग कनेक्ट कर दी। ये जो मैंने वायर कनेक्ट की है, ये सेम मटेरियल की है, सेम एरिया की है, सेम मटेरियल की, सेम एरिया की, ये वायर यहां कनेक्ट कर दी। ये पूछ रहा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये R/2, ये R/2 है, तो 2 पाई आर का रेजिस्टेंस आर, 1 का रेजिस्टेंस R ओवर 2 पाई आर, और 2R का रेजिस्टेंस R/पाई। तो ये रेजिस्टेंस बड़ा R/पाई। हाँ, अंकित रेडू, ये अंकित रेडू कौन है यार, तेरी शक्ल दिखा भाई, मैंने फोटो भेज दी मेरे तो, कौन सा तू, रोहन और अंकित रेडू, रोहन और अंकित रेडू फोटो भेज भाई। रोहन ने तो मैं जानू हूं कौन सा है, अंकित रेडू मेरे शक्ल याद नहीं आ रही। अंकित रेडू अपना फोटो भेज भाई, पहचान करनी मैंने तेरी। इन 2 बच्चों का ठीक है, केवल 2 बच्चों का ठीक है, अंकित रेडू और रोहन सिंह रोहा, बाकी सबका आंसर गलत है, बाकी सबका आंसर गलत है। ये रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नहीं होगा, आपने आर ले लिया होगा, यो आर नहीं होगा, 2 पाई आर का रेजिस्टेंस आर, 1 का R/2 पाई आर, तो 2R का R/पाई बनेगा, ये रेजिस्टेंस R/पाई बनेगा, R/पाई। और अब ये तीनों पैरेलल में बनेंगे, तो अब ये तीनों पैरेलल में, तो 1/RP, R/2 2 पर, पाई ओवर R 2 ओवर R, तो R 4 प्लस पाई, तो RP बनेगा R ओवर 4 प्लस पाई, ये बनेगा। अब तुमने सोचा ही नहीं कि इसका रेजिस्टेंस, मैंने इसकी स्पेशल बोला, इसकी मोटाई और मटेरियल सेम है, मोटाई और मटेरियल सेम है, लेंथ थोड़ी सेम है इसकी लेंथ तो 2R बनेगी, डायमीटर के बराबर लेंथ है इसकी, तो ये सरकमफ्रेंस होगी, ये 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का रेजिस्टेंस R, 2 पाई आर का रेजिस्टेंस R, तो 2R का कितना बना, R/पाई। तो आपको सोचना था इसकी लंबाई सेम नहीं है, ये डायमीटर है, तो इसका रेजिस्टेंस R/पाई होगा, फिर तीनों पैरेलल में लेके तब सोल्व करने थे। एक छोटा सा और कर दो, फिर तो एक छोटा सा और कर दो, एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो। एक वायर का रेजिस्टेंस 24 ओम, 24 ओम वायर का रेजिस्टेंस है, हमने इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, वायर का रेजिस्टेंस 24 ओम, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी इसकी हमने। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अरे इसका 8 ओम, इसका 8 ओम, इसका 8 ओम, तो सर्किट बन गया यूं, 8 ओम, 8 8, ये 8 और 8 16 सीरीज में है, तो ये सर्किट बन गया यूं, ये अब ये दोनों पैरेलल में है, तो ए बी 8 इंटू 16 और 8 प्लस 16, तो 16/3, तो ये दोनों 8 और 8 सीरीज में हो जाएंगे और इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे, तो इसको सीरीज पैरेलल से सोल्व कर दो। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं, एक वायर है आर रेजिस्टेंस की, एक वायर है आर रेजिस्टेंस की, देखो
मैंने इस वायर को ना, इस वायर को एक रेगुलर पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन मान लो आप। मैं ये मत मानना कि मैंने जितनी साइड मैंने दिखाई उतनी होनी चाहिए, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो बस, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। एक वायर थे आर रेजिस्टेंस की, मैंने एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन है कि भाई किसी भी एक साइड के अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में, किसी भी एक साइड के अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। किसी भी एक साइड के अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। जैसे मान लो ये पॉइंट ले लूं मैं, कोई भी ए और बी, कोई भी एक साइड के अपोजिट कॉर्नर, तो एन साइडेड है ये, एन माननी 6, आपको 6 में सोचना कि 6 मैंने बना रखी 6 साइड, एन साइड माननी है, एन साइड। और किसी भी एक साइड के अपोजिट कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं करता हूं इसको सोल्व। बेटा देखो, किसी भी एक साइड का रेजिस्टेंस आर बाई एन बनेगा, किसी भी एक साइड का रेजिस्टेंस आर बाई एन बनेगा, किसी भी एक साइड का रेजिस्टेंस आर बाई एन। अब जैसे मुझे ए और बी, एक ये ले लिया मैंने साइड, इसके दो अपोजिट कॉर्नर के बीच में लेना है, तो इसको छोड़ गए, इसको छोड़ गए, बाकी सोचो ये, इसको छोड़ गए, बाकी सारे के सारे सीरीज में हो गए, ये दीज ऑल आर इन सीरीज, ये सारे के सारे सीरीज में, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी n-1 r बाई एन, इन सब की वैल्यू हो जाएगी n-1 r बाई एन, क्योंकि बाकी इसको छोड़ दो, वो सारे आपस में सीरीज में, आपस में सीरीज में, तो यूं बन जाएगा कुछ ये ए और बी r बाई एन, और इधर से n-1 r बाई एन, यूं बढ़ जाएगा सर्किट ये। और इसके बाद ये पैरेलल में हो गए, दीज आर इन पैरेलल, तो आरपी निकाल लो। आरपी यूं लिख सकते हो ना आप, दो हो तो R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, अगर दो रेजिस्टेंस हो तो ये सारे के सारे आपस में सीरीज में है, तो इनका रेजिस्टेंस ये n-1 हो गए, एक छोड़ गए, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा फिर इसका। तो आरपी इज इक्वल टू R बाई एन। अरे अंकित रेड्डू, मैंने कहा तेरा फोटो भेजिए भाई, मेरे तो रहा है, मैंने पहचान करनी तेरी, कौन सा वाला का तू पहचान करनी है भाई मैंने। तो चलो यहां से इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसका, तुम एन साइडेड पॉलीगन का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, एन साइडेड पॉलीगन का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे इसी से रिलेटेड देखो, इसी से रिलेटेड मान लीजिए एक वायर है आर रेजिस्टेंस की, दूसरा ले रहा हूं मैं क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब दूसरे पे ध्यान दो। अब ये आर वायर, आर रेजिस्टेंस की एक वायर है, इसको मैंने ना इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया ना, वर्ड्स में फर्क होगा, उसमें साइड कितनी भी हो सकती थी, अब मैंने कंडीशन लगा दी इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया, इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में। कितनी साइड ले लूं, 6 ले लूं एग्जांपल पर, उसमें मैं सोचना इसमें भी 6 बनाई थी जी, इसमें तो n कुछ भी हो सकता था, 6, 5, 10, 20, 15 कुछ भी हो सकता है, इसमें कंडीशन है कि इवन साइडेड है, इवन साइडेड। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें पूछा भी इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, इसके कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर ले लो, इसके कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर ले लो, इसके कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर ले लो, उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर ले लो और उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। जैसे ये कॉर्नर ले लो, ये कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर इवन साइडेड होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। तो जैसे मान लो एक कॉर्नर ये ले लूं, एक कॉर्नर ये ले लूं, ये पूछ रहा रेजिस्टेंस बताओ, तो बेटा इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/4 आएगा, बिल्कुल अंकित रेड्डू, R/4 आएगा, R/4 क्यों आएगा R/4? क्योंकि देखोगे ना, अगर इस तरह की कंडीशन होगी, इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन हो, इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, कोई भी दो अपोजिट कॉर्नर लोगे ना, तो आधी वायर तो इधर आ जाएगी, आधी वायर तो इधर आ जाएगी, और आधी वायर इधर आ जाएगी, हाफ वायर इधर बनेगी, हाफ वायर इधर बनेगी, R/2 इधर हो जाएगा, R/2 इधर हो जाएगा, हाफ वायर एक तरफ, हाफ वायर एक तरफ, और दोनों पैरेलल में, तो सिचुएशन यूं बन जाएगी R/2 यूं बन जाएगी सिचुएशन। क्योंकि हमेशा अगर अपोजिट कॉर्नर लूंगा तो हाफ वायर इधर बनेगी, हाफ वायर इधर बनेगी, तो R/2 इधर, R/2 इधर, दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/4 बन जाएगा इसका, इस तरह के केस में। हाँ बिल्कुल, एन का कोई चक्कर नहीं, साइड इवन होनी चाहिए बस, चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कोई चक्कर नहीं है,
इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो ये आंसर बनेगा आर भाई। अब मैं थोड़ा एक छोटा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, इसकी एल लेंथ है, एल इसकी लेंथ, आर रेडियस और रो 1 रजिस्टिविटी, रो 1 रजिस्टिविटी है। मैं बैटरी दिखा देता हूं, एक बार बैटरी भी दिखा दूं, समझ में आ जाएगा, उससे कुछ बच्चों को क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो ये क्वेश्चन समझो, एक वायर है, सॉलिड वायर है, ये डाटा दे रखा है, रेजिस्टेंस, लेंथ, सॉरी लेंथ, रेडियस और रजिस्टिविटी। क्वेश्चन ये है कि ये कहता भी हमने ना इस वायर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, इस वायर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, और हमने इस वायर की जो रेडियस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके डबल कर दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी इसकी, और इस वायर की रेडियस डबल कर दी भाई। और जिस मटेरियल की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी उसकी रजिस्टिविटी रो 2 है, नए दूसरे मटेरियल की रजिस्टिविटी रो 2 है। पर एक अंदर जो मटेरियल है उसकी रजिस्टिविटी तो रो 1 है, जो और सॉलिड वायर है ये, फिर हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दूसरा मटेरियल लगा दिया, उसकी रजिस्टिविटी रो 2 है। ये पूछ रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। मैं करूंगा सोल्व इसको बेटा। इसमें पता क्या होगा, ये दो कंडक्टर के इक्विवेलेंट हो गया, अंदर वाली वायर को एक कंडक्टर मानो, अंदर वाली वायर का रेजिस्टेंस होगा रो 1 एल ओवर A1, मतलब रो 1 एल ओवर पाई आर स्क्वायर, अंदर वाली वायर का रेजिस्टेंस हो गया। पहले देखो एक वायर थी, आर उसकी रेडियस थी, एल लेंथ थी, रो 1 उसकी रेजिस्टिविटी थी, फिर हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके रेडियस डबल कर दी, हमने रेडियस डबल कर दी। पहले रेडियस आर थी, अब रेडियस होगी 2r, रेडियस होगी 2r। जो नया मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी है रो 2, नए मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो 2 है। ये हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप क्या करोगे, जो अंदर वाला कंडक्टर है उसको एक रेजिस्टेंस मान लो, अंदर वाले कंडक्टर को उसका रेजिस्टेंस लिख लो, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके ऊपर लगाया है उसको दूसरा कंडक्टर मान लो, उसकी रेजिस्टिविटी रो 2 एल ओवर पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो रो 2 एल ओवर 3 पाई आर स्क्वायर। बाहर वाला जो है ना उसका एरिया होगा रो, मतलब एरिया होगा पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो उसका रेजिस्टेंस होगा रो 2 एल ओवर 3 पाई आर स्क्वायर, उसका रेजिस्टेंस ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने वाले का। अब ये R1 और R2 दीज आर इन पैरेलल, R1 R2 पैरेलल में है, तो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा इसका। तो अंदर वाली वायर को एक रेजिस्टेंस मानो, ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तो बोथ आर इन पैरेलल। पैरेलल में तो आपको दिख ही रही है ना बैटरी के हिसाब से, इन दोनों का पोटेंशियल यहां दोनों का सेम है, इधर का दोनों का सेम है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल हो गया बैटरी के बराबर, तो दीज आर इन पैरेलल। तो R1 R2 निकालो और पैरेलल में लेके सोल्व कर दो, वहां से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, कोई डाउट हो तो बोलो। दोनों को मैंने कहा पैरेलल में लेना है, बस रेजिस्टेंस निकालते वक्त बड़े वाले का एरिया ध्यान से ले लेना, बस टोटल एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस करके बड़े वाले का एरिया आ जाएगा, तो उससे आपके पास उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बन जाएगी। ठीक, क्रिस्टल क्लियर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस सीरीज पैरेलल के कल कर लेंगे हम।